खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात में कुछ अहम तरीन मौज़ूआत के साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ जहां आसिफ रशीद पूरे 10 बजे तक रहेंगे, वहीं पर हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम की जरिए से आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें, हर उस खबर की तह तक ले जाएं जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। वहां पर आप खबरें पढ़ देख सकते हैं और हमारे साथ लगातार आप राब्ते में वहां से रह सकते हैं। 9:40 का वक्त होगा जब हमारी फोन लाइन्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। आप कॉल करेंगे, आपकी परेशानियां, आपके मसाइल, इलाके के जो मामलात हैं वो हुकूमत तक पहुंचाने का एक सुनहरी मौका होगा। वक्त होगा 9:40 का, लेकिन इस वक्त इशारा वक्त का यह है कि माजी की बात को बताया जाए, क्योंकि आज 13 जनवरी है और माजी में 13 जनवरी ने क्या कुछ सबक हमें पढ़ाया है और क्या कुछ याद रखने की जरूरत है, फटाफट से आपको बताएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और आज रिवायती लोहड़ी का त्यौहार भी है, तो आप सभी को गुलिस्तान न्यूज़ और जेके 24/7 की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद आज के दिन की। और आज के दिन की जहां तक बात है तो हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज करते हैं और 13 जनवरी में मजीद आज अहम वाकयात कौन से हैं हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर, वो आप तक पहुंचाते हैं। आज ही के दिन महात्मा गांधी की जानिब से कलकत्ता के अंदर जब फिरका वाराना फसादात हुए थे, 100 से ज्यादा हलाकतें हुई थी, 2 ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े थे और इसको गलत तरीके से हवा देने की कोशिश हुई थी, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आज ही यानी 13 जनवरी के दिन अनशन शुरू किया था, तहरीक चलाई थी। साल था 1978। आज ही के दिन नासा ने पहली खातून एस्ट्रोनॉट को खला में भेजने के लिए नामजद किया। पहला नाम आज के दिन सामने आया था 1978 में। 1910 में दुनिया का पहला अवामी रेडियो न्यूयॉर्क के अंदर शुरू हुआ, साल 1910 में, यानी रेडियो सुनने वालों के लिए भी आज का दिन जो है वो अहम है, तारीखी है। 1607 में स्पेन के दिवालिया होने के बाद बैंक ऑफ जिनेवा आज ही के दिन गिर गया। मालियाती तब्दीलियां जो लाई जानी थी वो लाते लाते बैंक की हालत इतनी खराब हो गई कि यहां पर इक्तिसादी बदहाली पूरे मुल्क के अंदर फैल गई थी। 1995 में आज ही के दिन बेलारूस ने नेटो का 24वां रुकन बनने का शर्फ हासिल किया। साल था 1909। आज ही के दिन मुगल शहनशाह बहादुर शाह फर्स्ट अव्वल ने पहले आज ही के दिन अपने भाई मंजिश को हैदराबाद के अंदर शिकस्त दी और इक्तदार की लड़ाई में वो आज के दिन बिलाखिर कामयाब हुए 1709 में 13 जनवरी को। साल 2007 में आज ही के दिन सोमालिया में मार्शल लॉ नाफिज किया गया, ऐलान हुआ था 13 जनवरी 2007 को। और 1943 में आज ही के दिन तैयारों में हादसों से बचा जाए इसकी हिफाजत के लिए इजेक्शन सेट मुतारिफ कराया गया, जिसके जरिए पायलट इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को बाहर निकालकर इस हादसे से बच सकता है और तैयारों को भी हादसे से किसी हद तक बचाने में ये इजेक्शन सेट कामयाब हो सकता है। 13 जनवरी साल 1943 को आज ही के दिन इसकी शुरुआत की हुई थी, मुतारिफ कराया गया था दुनिया के सामने। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बस इतना ही। अब जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी प्रोग्राम का आगाज जब करते हैं तो हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि शुरुआत आज खबरों की जम्मू कश्मीर यूटी से की जाए और आज भी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस हर गुजरते दिन के साथ लगभग जारी हैं। इसी खबर से आगाज करेंगे। बिल्कुल जी, आपको याद होगा कि कल आईजीपी कश्मीर की सदारत में आला सतही मीटिंग हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को और तेज किया जाएगा और रात देर गए ही ये खबर सामने आई थी कि कुलगाम के पारीवन गांव के अंदर मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई थी और रात देर गए तक गुलिस्तान न्यूज़ आपको इस पूरे मामले पर अपडेट करता रहा, टीवी पर भी, सोशल मीडिया के जरिए भी। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से, जो हतमी खबर सामने आ रही है वो ये है कि एक जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट नामी तंजीम का ममनुआ मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान जहां आर्मी के 3 जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है, 2 सिविलियंस भी जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है, वहीं पर इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के
कांस्टेबल की भी शहादत हुई है। कुलगाम में सरेशाम जंगजू और मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई है और इस खूनरेज मार्का आराई के बाद वसी इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी और रात भर वक्फे से इस पूरे इलाके में दहशत थी, गोलियों का तबादला हो रहा था और सुबह होते होते तस्वीरें आपके सामने हैं कि इस झड़प के दौरान जैशे मोहम्मद नामी ममनुआ तंजीम के एक मिलिटेंट कमांडर को मारने की बात सामने रखी जा रही है और इसी ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी मारा गया है जो पहले जख्मी था। जख्मी सूरत हाल को देखते हुए उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर सीनियर कांस्टेबल रोहित चिप जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। इस तरीके की इतलात जो है ग्राउंड जीरो से हमारे पास है। तस्वीरें आपके सामने है कि जिस रिहायशी मकान के अंदर ममनुआ मिलिटेंट छुपे बैठे थे जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था और लगातार ये कोशिश की गई थी कि वहां से मिलिटेंट बाहर आए और जब ये कोशिश नाकाम हुई, सरेंडर की कोशिश नाकाम हुई, उसके बाद ऑपरेशन वहां पर हुआ है और अब माना जा रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और इस ऑपरेशन के अंदर फिलहाल जैशे मोहम्मद मिलिटेंट नामी तंजीम का एक मिलिटेंट कमांडर जो है वो मारे जाने की इतलात भी मौसूल हो रही है। चलिए सीधा फिदा हुसैन के पास चलेंगे और भी अपडेट्स के लिए। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकार की जान चली गई। इस एनकाउंटर में पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्दीक भी रात देर कर दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन जारी था। और उसके बाद जो अगली तस्वीर भी आप देख रहे हैं एनकाउंटर साइट की, जहां पर ऑपरेशन चला 3 से 4 घंटे तक और बीच में इतला ये भी मौसूल हुई कि यहां पर इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया क्योंकि अंधेरा था, एकदम से पता नहीं चल पा रहा था क्या एक या एक से ज्यादा मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं और ऑपरेशन काफी मुश्किल माना जा रहा था, जिसके बाद तबाही के कुछ मनाजिर भी यहां पर देखे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस साल में आप देखेंगे तो अब तक का या अपनी नौयत का यह पहला इस तरह का केस है, पहला इस तरह का एनकाउंटर है जहां पर तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा है। 2013 में इन पहले 2022 के पहले 13 दिनों के अंदर अलग अलग जगहों पर यह 11वां एनकाउंटर था। अब तक 10 दिनों में 10 एनकाउंटर, लेकिन जो 12 और 13 की दरमियानी शब को यह एनकाउंटर हुआ है, यह कुल मिलाकर इस साल का 11वां ऑपरेशन है। अभी तक पुलिस फोर्सेस के मुताबिक एक दरअंदाज समेत 12 से ज्यादा मिलिटेंटों की हलाकत हुई है और जो कल का मिलिटेंट रात वाले ऑपरेशन में मारा गया है इसका ताल्लुक भी जैश से बताया गया है। फिदा, मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं एनकाउंटर के हवाले से? देखिए आसिफ, पारीवन कुलगाम की बात करेंगे जहां पर कल शाम को एक मुसद्दका इत्तला मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है, क्योंकि रात का वक्त था, 8:40 हुए थे और पारीवन का इलाका रिहायशी इलाका था और जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के लिए जाती है, वहां पर मिलिटेंटों को जब नजर पड़ी कि नहीं अब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें चारों ओर से घेर लिया, तो मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस अंधाधुंध गोलियों में एक पुलिस एहलकार के साथ साथ इंडियन आर्मी के जवान भी जख्मी हुए, जिनको जख्मी हालात में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कांस्टेबल जो है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, उसको जान बचाने में डॉक्टर नाकाम रहे, हालांकि जख्म ज्यादा लगे थे। उसके बाद एक बार फिर जो है गोली की आवाज जो है वो सुनाई दी गई और इस झड़प में एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है, जिनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से बताया गया। अगर देखा जाए इस जिला कुलगाम की या कल के इस ऑपरेशन पर बात करेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, अभी कुछ देर पहले इस ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है और क्योंकि जिस तरह से हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि किस घर में ये मिलिटेंट मौजूद थे और वहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो क्या क्या सीन होगा तब, लेकिन दोनों चीजों पे अगर हम बात करेंगे, दोनों चीजें जो है वो अलग अलग है। वो इसलिए क्योंकि जिला कुलगाम दिसंबर के आखिरी महीने में 2021 में ऑपरेशन हुए, उसके बाद अगर 2022 की बात करेंगे, पहले 10 दिनों के अंदर वहां पर कुछ ऑपरेशन जो है वो हुए हैं, लेकिन आज एक और ऑपरेशन, लेकिन फिदा जो रात को ऑपरेशन था, अचानक से ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर 2 शहरियों के जख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई, 3 फौजी एहलकार भी जो आपने बताया। शहरियों की पहचान हो पाई है, इसी घर के रहने वाले हैं जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ और
मुसद्दिका इतलात थी, सिर्फ एक मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया है, कुछ और मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला भी थी। मजीद कुछ इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई हो? देखिए, आपसे जहाँ पर आपने सिविलियन की बात की है, बताया जाता है कि मामूली चोटें आई है उनको और उनका इलाज भी जो है अस्पताल के अंदर चल रहा है। हालांकि कल खुद पुलिस का एक ट्वीट जो है वो जारी हुआ था, लेकिन इस मामले में हालांकि कुलगाम पुलिस के साथ राबिता बनाने की कोशिश जो है सुबह से ही कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जो हमारा जराया है उनका मानना है कि इसमें सिविलियन 2 भी जो है जख्मी हुए हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि एनकाउंटर क्लोज हो गया जी, सर्च ऑपरेशन भी खत्म हो गया है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया, क्योंकि अभी इस ऑपरेशन के दौरान सूरत हाल क्या कुछ। बढ़ते हैं जी आगे। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे, जरा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की ओर चलते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की भी सामने आ रही है, जहां पर खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज फिर से ब्रेक है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक की नकल अमल पर मुकम्मल तौर पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है और शाहराह पर हजारों की तादाद में आर पार गाड़ियां जो है वो दरमांदा हो गई हैं। पिछले 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का सफर करना मुश्किल हो रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां गिरा रही हैं और पस्सियों को हटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर जब पस्सियां हटती हैं तो बहुत ट्रैफिक जैमिंग के नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सफ़र जो 2 घंटे का होता है वो 5 घंटे में होता है। फिलहाल अभी की जो खबर है वो ये है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुज़वी तौर पर जो कई जगह पर पस्सियां गिराने की इतलात मौसूल हो रही थी, उस बीच इंतज़ामिया ने आज एहतियातन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र को रोक दिया है और अगर हालात सही रहे और जो सड़क का माहौल है और सड़क का रास्ता है वो बहाल हो पाया तो पहले दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल सफ़र ना करें, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जिन्हें सफ़र करना है वो सफ़र ना करें और सफ़र करने से पहले वो ज़रूर जो कंट्रोल रूम है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम या पुलिस कंट्रोल रूम, उनके साथ रब्ता करें, पहले उनकी ग्रीन सिग्नल लें और उसके बाद ही इस शाहराह पर सफ़र करें, क्योंकि फिलहाल आज के दिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है इंतजामिया की तरफ से। हाईवे की तस्वीरें भी आपको साथ में दिखाएंगे, जहां पर ये वो मकाम है मिहाड़ का। तकरीबन 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन पत्थर या पस्सियां थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन इन इलाकों में गिरना अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। शूटिंग स्टोन्स कल से भी हम आपको बता रहे हैं कि ये वो इलाका है जहां पर बार बार ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। इसी मकाम पर गाड़ियों को नुकसान भी उठाना पड़ा इससे पहले, और उस तरह की सूरत हाल दोबारा न बने, ट्रैफिक हुकाम की तरफ से फौरी तौर पर गाड़ियां दोनों अतराफ रोकने का रात को हुक्मनामा जारी कर दिया गया था। और अगर कोई सफर करने के लिए सोच रहा है कश्मीर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, तो फौरी तौर पर पहले वो राब्ता ट्रैफिक कंट्रोल रूम से करे, इतला मिलने के बाद ही, क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो यहां से निकल सकते हैं। सीधा आरिफ वहीद के पास चलते हैं। आरिफ, और क्या कुछ अपडेट हैं कौमी शाहराह के हवाले से? एक तो ये भी बताइएगा कि नेशनल हाईवे का क्या आज पूरे दिन के लिए बंद रखने के अहकाम सादिर कर दिए गए, और दूसरी बात जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनकी लगभग तादाद क्या है, कौन सी गाड़ियां ज्यादा हैं? जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे मुसलसल जब से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला हुआ, अगर हम यूं कहें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कभी भी तसल्ली बख्श अंदाज में जो है ट्रैफिक रेगुलेट नहीं हुआ, चाहे जम्मू की साइड या श्रीनगर की साइड। और रामबन बनिहाल स्ट्रेच में इस तरह से ट्रैफिक प्लान को सेट किया जाता है कि सुबह कल की डेट में क्या शेड्यूल रहेगा, लेकिन पैंतीहाल या इसके साथ में मेहाड़ का इलाका या जो डिगडोल का इलाका, वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक प्लान को तब्दील करता हुआ हर समय, हर 4 घंटे के बाद दिखता हुआ नजर आ रहा है। और वही जिस तरह से कल भी यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम का मानना था कि स्लो स्पीड से है गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी जो जहां जहां पर यानी सड़क की तंगी है, लेकिन मेहाड़ के इलाके में भारी पस्सियां गिराने की सबब या पैंतीहाल में शूटिंग स्टोन से जो है ये ट्रैफिक जो है पूरी तरह से फंस कर रह गया। और आज ट्रैफिक हुकाम ने ये फैसला लिया है इंतजामिया ने कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ना तो जम्मू से और ना ही श्रीनगर से किसी गाड़ी को चलने की इजाजत दी जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेहाड़ के इलाके में जो है जो भारी पस्सियां आई है और जो मुतअद्दिद और जगहों पे छोटी छोटी पस्सियां है जहां पर 1 वे स्पेस है, उसको तसल्ली बख्श अंदाज में जो है 2 वे किया जाएगा। उसके बाद ही जो है
ऑफिशियली जो है ट्रैफिक को आगे जो है जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज ट्रैफिक हुकाम ने साफ तौर पर कहा कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे कोई भी सफर ना करे, यहाँ पर जो है आरिफ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, कल जब नदीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते वो कहते जनाब मैस है और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, और अगर शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होती तो वो जो कल वाला मैस था वो भी देखने को नहीं मिलता। क्या जो धर्मांधा गाड़ियां हैं, क्योंकि कल लगातार वो इस बात पर फोकस कर रहे थे कि जनाब जो हाइपर सेंसिटिव एरियाज है जहां पर पस्सियां गिराने का अशद खतरा है वहां पर भी गाड़ियों को रखा गया है और ये इंतहाई खतरनाक है, वहां से उन्हें हिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, वहां से उन्हें हटाया नहीं जा रहा। तो क्या आज वो क्लियर किए गए हैं वो पॉइंट्स और सेफ एरियाज की ओर गाड़ियों को भेजा गया है क्या? जी बिल्कुल गौर सर, जिस तरह से पैंथियाल के इलाके में जब शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी था तो एसएचओ जो रामसू है वो स्पॉट पे थे, लोगों को मतलब समझा रहे थे। और हाईवे पे हमने ये प्रैक्टिस देखी है कि जब बड़ी गाड़ियां कहीं पे चलती है तो छोटी गाड़ियां जो है बिल्कुल ज्यादा ओवरटेक करती है, जिससे कि स्पेस की तंगी की वजह से जो है वो पूरा स्ट्रेच जो है वो मतलब जैमिंग से बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम या एडमिनिस्ट्रेशन जो है टाइम टू टाइम ये गाइडलाइन देती है कि आप जहां पे कॉम्प्लिकेसी है, जहां पे यहाँ पे जो स्पेस जहां पे कम है वहां पर आप लैंड ड्राइविंग का इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो है वहां पे थोड़ी सी वायलेशन करते हैं और उससे जो है उनको नुकसान से दो चार होना पड़ता है, कई घंटों तक स्ट्रैंडेड रहना पड़ता है। इंतजामिया अगर डीसी रामबन की बात करें तो वो भी या एसएसपी रामबन शबीर अहमद जो है जो हमारे साथ बात की, उनका मानना है कि हम जो है ट्रैफिक को जो है रेगुलेट करने की कोशिश करते ताकि हाईवे पे जो है किसी पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि रामबन बनियाल स्ट्रेच में जो मलबा है, जो लूज मलबा है, कहीं ना कहीं जब वहां से पत्थर खिसकते हैं तो वो बिल्कुल जो है वहां पर एक बड़ा नुकसान होने का खतरा होता है। तो इस चीज को माइंड में रख के जो है यहाँ पर फिलहाल चलिए बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कौमी शाहराह पर आज गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। नेक्स्ट अपडेट का आप इंतजार कीजिएगा, जब ग्रीन लाइट दिखाई देगी हमें तो जरूर हम आपको बताएंगे कि कौमी शाहराह पर आप सफर कर सकते हैं या नहीं। तो फिलहाल एहतियात बरतिएगा। लेकिन आसिफ बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि जब एहतियात की हम बात करते हैं ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि कौमी शाहराह पर आप मालबरदार गाड़ियां हैं और स्पेशली जिसमें सब्जियां होती हैं जी, वो जब शहर की ओर जाती हैं आप 2 दिन उसको रोक देते हैं, मजबूरी है। लेकिन जब वो तीसरे दिन या चौथे दिन श्रीनगर पहुंचते हैं, क्या वो सब्जी खाने के लायक होती है? एक बड़ा सवाल है। क्या उसका कहीं पर चेक होता है? क्या कोई देखने वाला है उन सब चीज़ों का? क्योंकि लगातार इंतजामिया ये कह रही है कि जनाब जब इस तरीके का माहौल बनता है तो जनाब टनल के इस पर हम ज़रूर इसको क्रॉस चेक करवाते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि क्रॉस चेक कितना होता है वो इंतजामिया के लोग भी बहुत खूब जानते हैं, और अवाम बाद में जो परेशानियों में मुब्तला होती है वो जब ह्यू एंड क्राई मचाती है कि जनाब क्या कुछ बाजार में बेचा जा रहा है, तब जाकर इंतजामिया हरकत में आती है और उसको हटाने की। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है। बढ़ते जी आगे बात हाईवेज की हो रही है तो आपको जरा एक और बड़ी खबर भी बताते हैं, और बात सरहद के पास के इलाके की बताती है, क्योंकि कल सरहद पर काफी चहल पहल थी, क्योंकि दोनों तरफ से कमांडर्स आमने सामने थे और तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक कमरे में बैठकर मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। यानी मामला चीन का था, लद्दाख वाला मामला था, जहां पर एक बार फिर फौजी कमांडर्स ने कल 14th राउंड की बातचीत जो है वो कल हुई है, कॉप कमांडर लेवल की बातचीत हुई है भारत और चीन के बीच में। इससे पहले 13 हो गई थी, कल 14th राउंड जो है वो 14th राउंड मुकम्मल हुआ है। चुशूल मोल्डो के मकाम पर यह मीटिंग हुई है और दोनों तरफैन के बीच में मुज़ाकरात को और आगे बढ़ाने के लिए हामी भरी गई है। सुबह 9:30 बजे के आसपास मीटिंग चुशूल मोल्डो के मकाम पर शुरू हुई और रात 10:30 बजे जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं डिफेंस से, जो लोगों का जिन लोगों की इस पर गिरफ्त है, नजर है, वो बता रहे हैं कि रात 10:30 बजे दोनों कॉप कमांडर और उनकी टीम जो है वो बाहर आई और लगातार वो मैराथन अंदर करती रही कि ये जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है और डिसएंगेजमेंट का जो फॉर्मूला है इसको किस तरीके से मजीद आगे बढ़ाया जाए। और इस बार जो भारत की तरफ से जो 14th कॉप चीफ है सेन गुप्ता साहब, वो इसकी सरबराही कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले 13 राउंड जो हुए थे उसके लिए अलग कमांडर थे जिनको तबादला हो गया था, और ये 14th राउंड जो थे वो सेन गुप्ता को सौंप दिया गया था। और माना जा रहा है कि तकरीबन 12 घंटे की मशक्कत के बाद 3 चीजें अभी तक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है वो ये है कि टॉक्स कंटिन्यू रहेंगी जी,
फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेकर डिसएंगेजमेंट का जो प्लान भारत सरकार की तरफ से पेश किया गया था, उस पर ज्यादा कोई बड़ी पेशरफ्त अभी तक दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। ताहम मुज़ाकरात को मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ाया जाएगा और कन्फ्रंटेशन जो पॉइंट्स है, जहां पर हाई सेंसिटिव पॉइंट जो है, वहां पर किस तरीके से इनखिला हो और पुरानी पोजीशन, 1.5 साल पुरानी पोजीशन को बहाल किया जाए, उस पर भारत सरकार का मौक़िफ़ जो है वो दोबारा रखा गया। अब देखना होगा कि चीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन चीन ने एक मस्बत इशारा ये जरूर दिया था कल जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, तो दफ्तर खारजा जो चीन का है, फॉरेन ऑफिस, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हालात स्टेबल है जी, दोनों मुल्कों के बीच नो डाउट फौजी जमा बहुत ज्यादा है लेकिन स्टेबल है, दोनों अमन की राह में आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन अब क्या कुछ वहां पर होगा उसका इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल इतनी खबर जरूर है कि रात 10:30 बजे तक दोनों कमांडर्स आमने सामने थे, बात करते रहे और बातों बातों में यहां तक बात पहुंची कि आने वाले दिनों में बातचीत को और भी जारी रखा जाए। तो ये बात थी जनाब कॉर्प्स कमांडर्स की बातचीत जो ईस्टर्न सेक्टर के अंदर मशरकी लद्दाख के हवाले से बात चल रही थी। जी आसिफ, बिल्कुल, इस पे फौज की तरफ से और भी वजाहती बयान जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि मीटिंग काफी तवील हुई है। तो 14वें दौर की मीटिंग अक्टूबर के बाद एक काफी लंबा अरसा बीत गया था जब मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले आपको याद होगा जब मीटिंग लगभग शुरू हुई थी, तकरीबन 40 से 50 मिनट हुए थे, फौजी सरबराह भी मुल्क के अवाम के सामने आए और प्रेस ब्रीफिंग में एक के बाद दीगर उनसे जो सवाल किए जा रहे थे उस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कल सियाचिन के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट किया है गौहर कि अगर पाकिस्तान शराइत को मानता है, सूरत हाल ऐसी बनती है, तो वो हिस्सा जहां पर अफवाज इस वक्त आमने सामने रही, यहां तक कि जंगी सूरत हाल कई मरतबा पैदा हुई, उसको गैर फौजी इलाका बनाने के लिए भी तैयार है अगर ऐसी सूरत हाल इस इलाके के अंदर खास तौर से बनती है। लेट्स सी क्या कुछ कह रहे हैं जी जनरल नरवणे साहब ने, क्या कुछ कहा है जी। Stable and under control. As I mentioned, that talks are underway, and while the talks are underway, there is always hope that through dialogue we will be able to resolve our differences. What happens and whether a situation escalates or not is very difficult to foretell or to predict. But with whatever we have done so far, we are in a position to meet whatever is thrown at us in the future, and of that I can assure you very confidently. And war is always, or conflict is always an instrument of last resort. But if resorted to, we will come out victorious. फौजी सरबराह बात कर रहे थे और थोड़ी देर में आपको कुलगाम एनकाउंटर पर एक और अपडेट भी बताएंगे, चूंकि जहां पर मुसलसल ऑपरेशन चल रहे हैं और फौजी सरबराह का बयान भी, मीटिंग भी, और इस हवाले से और भी अपडेट्स थोड़ी देर में आ रहे हैं। आपको बताते हैं क्या कुछ तफसीलात पुलिस की तरफ से भी शेयर की जा रही हैं। लेकिन अब जरा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी चलते हैं और कोविड की वजह से जो सिचुएशन इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूनियन टेरिटरी में बनी है, उसने तशवीश में इजाफा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कर दिया है, मुआलिजीन के लिए कर दिया है और उन प्लानर्स के लिए भी जो मुसलसल कमेटियां तश्कील देने के बाद इस वायरस के फैलाव को कम करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रहे थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 1600 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए हैं, जो 5 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा एक दिन में केसेस की तादाद है और साल 2022 में यह अब तक का नया रिकॉर्ड है। शायद आने वाले दिनों में या आज ही शाम तक ये टूट जाए, मगर इन 1695 अफराद में सिर्फ आम शहरी नहीं, इदारों के अंदर काम करने वाले लोग, तलबा पॉजिटिव पाए गए या टीचर्स कई मकामात पर पॉजिटिव होने की इतलात मौसूल हुई, मगर हेल्थ वर्कर्स भी 150 से ज्यादा 1700 के करीब केसेस में पॉजिटिव पाए गए पिछले 24 घंटों में। पिछले 24 घंटों की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 80 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर। और स्पेशल ब्यूरो के अंदर 17 ऑफिशियल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, कई बैंक मुलाजमीन पॉजिटिव पाए गए हैं। IIT जम्मू में कल 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरीके की सूरत हाल है जी की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है और एहतियात के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, या तो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं या सरकार अब जुर्माने तक महदूद हो गई है। लेकिन जो SOPs को अडॉप्ट करना था, उन SOPs का जनाजा हमारे बाजारों के अंदर भी है, उन SOPs का जनाजा हमारे
ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी है, उन SOPs का जनाजा हमारे अस्पतालों के अंदर भी उठ चुका है। तो बराए करम जनाब, जो तस्वीरें हमने कल दिन में देखी है ना, दिल दहलता है उस बच्चे की तस्वीर को देखकर जो मेरे ख्याल से 12 साल तक जिसकी उम्र थी, कल उसकी मौत हुई है कोविड की वजह से। तो खुदा की कसम दिल रोने को आता जब वो तस्वीरें हम देखते हैं। हम नहीं चला पा रहे हैं उनको टीवी पर क्योंकि नहीं चाहते हैं कि आपका दिल भी दुखे, लेकिन ज़रूर इतनी दरख्वास्त आपसे करते हैं कि बराए करम और बराए खुदा के वास्ते आप एहतियात बरतिएगा और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। और हमारे बुजुर्ग जो है घर से बाहर ना निकले, बच्चे घर से बाहर ना निकलें, और वही लोग घर से बाहर निकलें जिन्हें अशद ज़रूरी है, दफ्तर जाना है, कोई सामान लाना है। यूं ही जनाब चले जी बाहर तक, चौराहे पर देखते हैं खड़े रह कर के क्या हो रहा है जी, फिर चौपाल बनानी है, हमने मीटिंग करनी है जी, फिर हमने फ्रांस, रूस, इटली, जम्मू कश्मीर को डिस्कस करना है। बराए करम फ़ोन पे कीजिएगा, मोबाइल आज हमारे हाथ में है, और वीडियो कॉलिंग के जरिए से बातचीत कीजिएगा। एहतियात बरतिएगा क्योंकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो रही है, और इस इंतहाई कशीदा सूरत हाल के बीच इंतज़ामिया ज़रूर अपने तरीके से हाथ पैर फैला रही है, लेकिन जब तक हम मिनहसुल कौम और जम्मू कश्मीर के अवाम जब तक इसका पूरा ताउन नहीं करेंगे, शायद तब तक कोई बड़ी तब्दीली हो, इसका मुझे कोई अंदाज़ा अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी एहतियात करने की, एहतियात बरतने की, और अगर हमने एहतियात में चूक की अब की बार तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कहाँ 100, 200, 400 और 1000 के आसपास के सब 1600, 1800 के करीब केस, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी एक पीठ थपथपानी पड़ेगी जी महकमा सेहत के जिम्मेदारों की, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की। जम्मू और श्रीनगर के अंदर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, और ये बढ़ने वाली जो टेस्टिंग है इससे कई चीज़ें बेहतर हो रही है, पता लग रहा है कि कहाँ की ओर हम जा रहे हैं और कहाँ की ओर नहीं जा रही है। जब ये सूरत हाल बन रही है तो उड़ी के अंदर अब ओमिक्रॉन भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी, लेट से ही सही, लेकिन हमें पता तो लग गया है कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और 1 से ज़्यादा केसेस हमारे पास है मौजूद। तो उड़ी का इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन कर दिया, ओमिक्रॉन कंटेनमेंट जोन कर दिया है, वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग भी चल रही है, मास कॉन्टैक्टिंग चल रही है, निकाला जा रहा है कि कौन लोग उसकी राब्ते में आए थे, जो हमला खातून वहाँ पर पॉजिटिव आई है। लेकिन इस बीच बड़ी परेशानी जो है, मैं जरा एदाद शुमार पहले आपके सामने रख दूं कि क्या कुछ है जी। 812 केसेस जम्मू डिवीजन के हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू के आपको 430 से ज़्यादा केस हैं, और फिर कठुआ में 90 से ज़्यादा, रियासी 85 से ज़्यादा, उधमपुर 60 से ज़्यादा, रजौरी 42 से ज़्यादा, सांबा में 30, पुंछ में 22, रामबन 15, डोडा में 10 केस, किश्तवाड़ में भी इसी तरीके के केसेस की खबरें जो है वो आई है। ये तो जम्मू प्रोविंस हुआ। अब कश्मीर की बात करें, 320 से ज़्यादा केसेस आपके पास है कोरोना पॉजिटिव के, तो श्रीनगर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एक बार फिर आ चुका है जी। उसके बाद आपके पास 320 केस आपके सिर्फ श्रीनगर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर, और फिर आगे बढ़ेंगे तो बारामूला आपको नंबर 2 पर दिखेगा, 250 के आसपास केसेस वहां पर। बड़गाम के अंदर 116 केस ट्रिपल डिजिट में है। पुलवामा में डबल डिजिट है जी, 30 के करीब, 52 कुपवाड़ा, 40 अनंतनाग, 35 बांडीपोरा, 18 गांदरबल, 20 कुलगाम, 1 शुपिया, और इस तरीके से कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के अंदर केसेस की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो माहिरीन लगातार आवाज उठा रहे हैं और हुकूमत से जिस चीज का मुतालबा किया जा रहा है वो टेस्टिंग फैसिलिटी है, क्योंकि अभी तक हम क्या देखते थे कि कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लैब हमारे पास मौजूद थी, जाते थे और आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो थी आती थी। लेकिन अब जो हमें जो नया हमारे पास वायरस आया है, इसके लिए एक सीक्वेंस वाला WGS जिसको कहते हैं, वो हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, और यही वजह है कि दिसंबर में सैंपल दिया गया और जनवरी में आपको पता लगा कि हाँ जी हमारे पास ओमिक्रॉन के केसेस पॉजिटिव आए हैं। सरकार पर यह दबाव इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि जिस तरीके मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्रियाँ बनाई गई हैं, तशखीसी मरकज़ बनाए गए हैं ओमिक्रॉन के हवाले से, जम्मू कश्मीर के अंदर भी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं पर हो और यहीं पर इसका
रिपोर्ट भी जल्दी जल्दी से आए। इस सिलसिले में हुकूमत ने बहुत पहले तो इसका ऐलान किया था कि 2 लैब जो है WGS की हम कायम करने जा रहे हैं, एक जम्मू के अंदर, एक कश्मीर के अंदर, और टेंडर्स भी फ्लोट किए गए थे, लेकिन अभी तक भी वो पूरी तरह से नाफिजुल अमल नहीं हुआ है। जिसके बाद माहिरीन तिब का मानना है कि जितना इसमें डिले होगा उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हमारे हेल्थ के, उनका ये ज़रूर एश्योरेंस है कि आने वाले दिनों में जी बेहतरी दिखेगी, क्योंकि अब हम और कुछ टाइप्स कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जहां पर हमारी रिपोर्ट्स टेस्टिंग जाएंगी और रिपोर्ट जल्दी जल्दी से आए, ताकि हम इत्मीनान की सांस ले कि जितने टेस्ट गए हैं उसमें कितने ओमिक्रॉन के पॉजिटिव हैं और कितने लोकल कोविड के हैं। तो फिलहाल एहतियात बरतिएगा जब तक टेस्टिंग लैब भी आती है। अपनी बात अपनी जगह, सरकार की बात अपनी जगह, लेकिन सवाल आपका, हमारा, रियासत का है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम सब एक पेज पर आकर इसका मुकाबला करें, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फेज 1 में किया था, वेव 2 में किया था, और तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है। अगर एहतियात नहीं की तो हालात अबतर हो सकते हैं। ऑलरेडी मौसमी हालात ख़राब है हमारे, नज़ला, छाती का दर्द, जुकाम ऑलरेडी आ चुका है, और इस बीच ये ओमिक्रॉन, कोविड-19 इसमें मजीद इजाफा कर सकता है। तो इसलिए बराए करम बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा, घरों के अंदर ही रुकिएगा। ये तो थी बात जनाब ओमिक्रॉन की, लेकिन चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के नाम हुक्मनामा भी जारी हुआ। क्या कुछ है आसिफ, आपको डिटेल में समझाएंगे। बिल्कुल, केसेस को कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है, और किसी भी तरीके से कोशिश ये की जाए कि कोविड के केसेस जो हैं उनको इस ग्राफ को नीचे लाया जाए, जो इस वक्त सबसे बड़ा या परेशानी का सबब बना है। और इस सिलसिले में अब चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को इंतजामिया की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो हर जगह कोविड कंट्रोल रूम कायम करके कोशिश अपने लेवल पर तमाम तरह की होनी चाहिए। लेकिन कंट्रोल रूम बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि इमरजेंसी में इस तरह की जब सूरत हाल पैदा हो रही है तो फौरी तौर पर इकदाम उठाए जा सकें। इस वक्त टेलीमेडिसिन सर्विसेज का आगाज होना बहुत ही जरूरी था, और इसको करने पर, यानी शुरुआत करने पर भी जोर दिया गया है चीफ मेडिकल ऑफिसर्स पर। और 366 ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं वादी कश्मीर के अंदर जिनको कोविड कंटेनमेंट जोन्स बनाया गया इंतजामिया की तरफ से, जहां पर केसेस की तस्दीक के बाद इस तरह की बंदिशें आयद करनी पड़ी है। सिर्फ श्रीनगर जिले के अंदर, चाहे वो शहर के इलाके हों, शहर के बाहरी इलाके हों, 190 कंटेनमेंट जोन्स आज के वक्त में बनाए गए हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉजिटिविटी रेशो जब बढ़ती जा रही है, केसेस हर गुजरते दिन के साथ योमिया बढ़ रहे हैं, तो इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाए गए। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि एक तो वो गैर जरूरी तौर पर अपने स्टेशन को ना छोड़ें, जिन एरियाज के अंदर उनकी ड्यूटी है वहां पर वो रहें, और इन सहूलियात को यकीनी बनाएं जिनमें अव्वलीन तरजीह इंतजामिया की है कि तिब्बी इमदाद जो है वो जरूरी सारे लोगों तक पहुंचाया जाए। दूसरा, कंट्रोल रूम बनाने से ये होगा कि कम से कम हर इलाके की अपडेट कंट्रोल रूम के साथ राब्ते में रहने के साथ होगी। और दूसरी बात, टेलीमेडिसिन सर्विसेज को फौरी तौर पर शुरू करने से गांव देहात तक भी महकमा सेहत के एहलकार आसानी से ये खिदमात पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी अब चीफ मेडिकल ऑफिसर्स पर डाली गई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो स्कीमें मुतारिफ कराई गई हैं उसके मुताबिक भी जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले आपको याद होगा कि पिछले महीने बात हुई थी कि उनके तहत हर खित्ते के, हर इलाके के अंदर कोशिश ये हो कि तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे इलाकों में शिकायत मौसूल होने के बाद, कहीं पर डॉक्टरों की कमी, कहीं पर तिब्बी एहलकारों की कमी, या फिर कहीं पर अद्वियात की कमी के बाद अब चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ये दूसरी मरतबा इस तरह का हुक्मनामा है। 3 रोज पहले एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि डॉक्टर्स बिला वजह, या जो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं महकमा सेहत के, वो कोशिश करें कि वो अपने एरिया से को ना छोड़े, गैर जरूरी तौर पर वो छुट्टी ना लें, और छुट्टियां मनसूख भी हो सकती हैं बाद में इस तरह के ऑर्डर्स आए। लेकिन इन सब के बीच में अब चीफ मेडिकल ऑफिसर्स पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, जिनको कंटेनमेंट जोन्स बढ़ने के साथ ही एक नई जिम्मेदारी या बोझ उनके कंधों पर डाला गया है। टेली मेडिसिनिंग, इससे पहले भी हमने देखा कि फेज 1 जब कोविड 1 की लहर थी, 2 की लहर थी, तो टेली मेडिसिनिंग थी, यानी जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे वो अस्पताल ना जाए, टेली मेडिसिनिंग के जरिए से वो डॉक्टर के साथ रब्ता करें, उन्हें वो देखें। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जी, संजीवनी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ नेशनल लेवल पर जैसे टेली कंसल्टेशन सर्विसेज हैं नेशनल हेल्थ मिशन की तहत, तो उसको मुतारफ दोबारा से कराया जा रहा है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी अगर आपको लगता है कि मैंने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना है तो अस्पताल ना जाइएगा, टेली मेडिसिनिंग के जरिए से रब्ता कीजिएगा। मैंने देखा कि सिक्किम सोरा ने भी दोबारा से इसकी शुरुआत की है, और भी इदारे जो है वो कर रहे हैं। और आज डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर की तरफ से डॉक्टर मुश्ताक रात साहब की तरफ से भी सभी CMOs को डायरेक्ट किया गया है
कि वो मॉनिटर भी सिचुएशन करें और टेलीमेडिसिन के हवाले से भी कोशिशों में तेजी लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो डॉक्टर बैठ के ही कर सके। अब ये जो माइक्रो कंटेनमेंट या कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर होना है, 360 से ज्यादा जोन्स हमारे सिर्फ कश्मीर के अंदर है। जम्मू की मैं बाद में बात आपको बताऊंगा। जब 360 के करीब कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं तो आप शिद्दत समझ सकते हैं, शायद आपकी नजरों से यह ओझल है कि 360 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, तो कितने लोग पॉजिटिव हैं और किस तरीके से वहां पर अब टेस्टिंग चल रही है, इसका अंदाजा आप लगाइए। याद रखिएगा कि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70 इलाके 70 एरियाज ऐसे हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है कंटेनमेंट जोन। इसी तरीके से अदर डिस्ट्रिक्ट्स की जब हम बात करते हैं, जिनमें गांदरबल है, जिनमें बारामुल्ला है, जिनमें बांडीपोरा है, पुलवामा है, यहां पर भी इसी तरीके से एरियाज को कंटेनमेंट जोन्स के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है। उनके श्रीनगर शहर के अंदर भी कई लेन्स और बाई लेन्स और इलाकों को सील किया गया है इंतजामिया की तरफ से, ताकि इस वबाई सूरत हाल से किसी न किसी तरीके से बचा जाए। अगर श्रीनगर की बात करें तो 190 कंटेनमेंट जोन्स हमारे पास है। 190 इलाके ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने एक कानून के तहत डिक्लेयर किया है कि कंटेनमेंट जोन्स ये हैं। बिल्कुल और इसी तरीके से जब आप अदर डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा। श्रीनगर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट से मेहरबानी करके बहुत ज्यादा एहतियात बरतिएगा। हमारे एक व्यूअर हैं, पूछ रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन क्या होता है। 360 प्लस बन गए हैं। आप जम्मू के अंदर जाएंगे या कश्मीर के अंदर या मुल्क के किसी भी हिस्से में, कंटेनमेंट जोन उस इलाके को बना दिया जाता है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस कोविड-19 के आते हैं, और उन 3 केसेस के यानी मुतासरा अफराद के साथ राब्ते में आने वाले लोगों के लिए इस इलाके के अंदर, यानी कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, कोई एक खास एरिया होता है, उस मखसूस एरिया को 3 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आने के बाद जब कंटेनमेंट जोन करार दे दिया जाता है तो स्पेशल टीमें तैनात करके वहां पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग का सिलसिला तेज किया जाता है। ट्रैकिंग का मतलब ये हुआ कि जो मुतासरा अफराद हैं, यानी वो 3 या 3 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, इसलिए कंटेनमेंट जोन बन गया, उनके साथ राब्ते में आने वाले लोगों को तलाश किया जाए और उसके बाद उनकी टेस्टिंग हो, और वैक्सीनेशन का अमल उसके बाद का है। लेकिन 3 या 3 से ज्यादा केसेस जहां पर हो उसको कंटेनमेंट जोन करार दिया जाता है, और उसके बाद ट्रैक करके टीमें उस इलाके के अंदर मुतासरा अफराद के साथ रब्त में आने वाले लोगों का टेस्ट। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब, आज थोड़ा तफसील में इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सूरत हाल इसी तरीके की है। डराने की बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपडेट कर रहा हूं आपको कि सूरत हाल हमारे आसपास कैसी बन रही है और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या कुछ है। तो एहतियात बहुत ज्यादा बरतिएगा। यहां प्रोग्राम सलाम जेके में वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन कोविड तो अपनी जगह, हमारी खवातीन की अस्मतें और आबरूएं भी सलामत नहीं है। एदाद शुमार क्या कुछ कह रहा है बताएंगे आपको डिटेल में छोटे से ब्रेक के बाद।